नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन क्लासों को देखिए और इसके बाद इस क्लास को देखिए। तो आज की क्लास को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिबंधित प्रतिवर्ती पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मेंडल, बी ऑप्शन दे रखा है पावलोव, सी ऑप्शन दे रखा है डार्विन और डी ऑप्शन दे रखा है इयान विल्मट। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रतिबंधित प्रतिवर्ती का पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है, तो कौन है? तो पावलोव है। तो पावलोव बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग इवान पावलोव ने किया था। घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकना, तो यह प्रयोग इवान पावलोव ने किया था। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन पावलोव इसका राइट ऑप्शन है। और हमें क्वेश्चन यही दिया गया था कि प्रतिबंधित प्रतिवर्ती पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इवान पावलोव है, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित प्रतिवर्ती पर कार्य किया था, जैसे कुत्ते घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकना। मेंडल, ये ऑप्शन हमें मेंडल दिए रखा है, तो मेंडल इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेंडल ने आनुवांशिकी पर कार्य किया था। मेंडल ने किसके ऊपर कार्य किया था? तो मेंडल ने आनुवांशिकी के ऊपर कार्य किया था। डार्विन, डार्विन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डार्विन ने विकासवाद पर कार्य किया था। और इयान विल्मट, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इयान विल्मट ने क्लोनिंग पर कार्य किया था। क्लोनिंग मतलब डोली भेड़ के ऊपर उसने प्रयोग किया था। तो कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग इवान पावलोव ने किया था। मेंडल ने आनुवांशिकी पर कार्य किया था, डार्विन ने विकासवाद पर कार्य किया था और इवान विल्मट ने डोली भेड़ के ऊपर कार्य किया था, प्रयोग करके देखा था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 32 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 32 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है तंत्रिका तंत्र का, बी ऑप्शन दे रखा है अंतस्त्रावी तंत्र का, सी ऑप्शन दे रखा है न्यूरॉन का और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी का। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन तंत्रिका तंत्र का दे रखा है, तो यह ऑप्शन सही है, क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का भी अध्ययन किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का, इसमें अंतःस्रावी तंत्र का भी अध्ययन करते हैं। न्यूरॉन का, तो इसमें न्यूरॉन का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और न्यूरॉन तीनों का कार्य न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें न्यूरॉन्स और हार्मोन्स की भी भूमिका शामिल होती है। इसलिए तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और न्यूरॉन तीनों इसके राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 33 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन का संबंध किससे है? कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन का संबंध किससे है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन दे रखा है मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन दे रखा है पश्चिम मस्तिष्क और डी ऑप्शन दे रखा है मेरुरज्जु। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन का संबंध किससे है? तो किससे है? तो मध्य मस्तिष्क से है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है और दृष्टि और श्रवण प्रतिवर्ती क्रियाओं में भूमिका निभाता है, इसलिए इसका मध्य मस्तिष्क इसका राइट ऑप्शन है। अग्र मस्तिष्क गलत ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और मेरुरज्जु भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए मध्य मस्तिष्क सही ऑप्शन है, क्योंकि मध्य मस्तिष्क में ही यह पाया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, इसलिए मध्य मस्तिष्क इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे, आगे 34वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 34वां क्वेश्चन हमें दे रखा है न्यूरॉन का भाग नहीं है। न्यूरॉन का भाग कौन सा नहीं है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कोशिका का, बी ऑप्शन दे रखा है ध्रुमाक्ष, सी ऑप्शन दे रखा है तंत्रिकाक्ष और डी ऑप्शन दे रखा है थेबेसियन वाल्व। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? न्यूरॉन का भाग नहीं है। देखो, कोशिका का है तो न्यूरॉन का भाग होता है, ध्रुमाक्ष भी होता है और यहाँ पे तंत्रिकाक्ष भी इसका भाग होता है, लेकिन थेबेसियन वाल्व न्यूरॉन का भाग नहीं होता है और हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
क्योंकि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि थेबेसियन वाल्व हृदय में पाया जाता है। देखो न्यूरॉन का भाग कौन कौन से होते हैं, तो कोशिकाएं, ध्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष ये न्यूरॉन के भाग होते हैं, और थेबेसियन वाल्व हृदय में पाया जाता है। इसलिए हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तब नेगेटिव आंसर टिक करना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया तब पॉजिटिव आंसर आपको टिक करना है। यदि आपको पूछा जाता है कि न्यूरॉन के भाग निम्न में से कौन से है, तो अब आपको कोशिकाएं, ध्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष चारों आपको राइट आंसर करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया कि न्यूरॉन का भाग नहीं है, तो निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है, तो थेबेसियन वाल्व न्यूरॉन का भाग नहीं है, क्योंकि थेबेसियन वाल्व हृदय में पाया जाता है। यदि आपको पूछा जाता है थेबेसियन वाल्व किसका भाग होता है, तो थेबेसियन वाल्व हृदय का भाग होता है। और यहाँ पे कौन सा नहीं है यह पूछा है, तब भी थेबेसियन वाल्व इसका राइट ऑप्शन है। और न्यूरॉन का भाग में कोशिकाएं, ध्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष शामिल होते हैं, लेकिन थेबेसियन वाल्व हृदय में पाया जाता है। अब आगे देखिए, आगे हम 35वें क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 35वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिकाकाय में विशेष दानेदार अंगक पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं। कोशिकाकाय में विशेष दानेदार अंगक पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है रेनवियर के नोड, बी ऑप्शन दे रखा है निसेल ग्रेन्यूल, सी ऑप्शन दे रखा है न्यूरोट्रांसमीटर्स, और डी ऑप्शन दे रखा है सिनेप्स। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कोशिकाकाय में विशेष दानेदार अंगक पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो निसेल ग्रेन्यूल कहते हैं, इसलिए निसेल ग्रेन्यूल बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिकाकाय में निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो राइबोसोम और रफ अंतर्जनिक जालिका से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होते हैं, इसलिए निसेल ग्रेन्यूल इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दे रखा है रेनवियर के नोड। रेनवियर के नोड ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रेनवियर के नोड एक्सोन पर पाए जाते हैं। रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं, तो एक्सोन पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रेनवियर के नोड गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें न्यूरोट्रांसमीटर दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे डी ऑप्शन सिनेप्स दे रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि सिनेप्स न्यूरॉन के बीच होता है। सिनेप्स किसके बीच होता है, तो सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच होता है। तो मैंने चारों ऑप्शन समझा लिए। रेनवियर के नोड गलत ऑप्शन है, क्योंकि रेनवियर के नोड एक्सोन पर पाए जाते हैं। और निसेल ग्रेन्यूल ये हमें क्वेश्चन पूछा गया, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कोशिकाएं में निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो राइबोसोम और रफ अंतर्जनिक जालिका से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, इसलिए निसेल ग्रेन्यूल बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। न्यूरोट्रांसमीटर ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स में पाए जाते हैं और सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच पाए जाते हैं, इसलिए सिनेप्स भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 36वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमें 36वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि माइलिन आवरणों के बीच पाए जाने वाले अंतराल को कहते हैं। माइलिन आवरणों के बीच पाए जाने वाले अंतराल को कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सिनेप्स, बी ऑप्शन में दे रखा है रेनवियर के नोड, सी ऑप्शन में दे रखा है निसेल ग्रेन्यूल, और डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। माइलिन आवरणों के बीच पाए जाने वाले अंतराल को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रेनवियर के नोड कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइलिन आवरण के बीच के अंतराल को रेनवियर के नोड कहते हैं, जो तंत्रिका संकेतों के तेज संचरण में सहायता करते हैं, इसलिए रेनवियर के नोड बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें सिनेप्स दे रखा है, सिनेप्स की व्याख्या मैंने अभी अभी करी है, क्योंकि सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन निसेल ग्रेन्यूल दे रखा है, यह भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि निसेल ग्रेन्यूल कोशिकाकाय में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है, और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। देखो मैं साथ साथ में व्याख्या भी कर रहा हूँ, सभी जो हमें ऑप्शन दे रखे उन सभी की व्याख्या कर रहा हूँ। आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं, सिनेप्स कहाँ पाए जाते हैं, और निसेल ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच में पाए जाते हैं, निसेल ग्रेन्यूल कोशिका इकाई में पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया है, माइलिन आवरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि तो माइलिन आवरण के बीच अंतराल को रेनवियर के नोड कहते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 37वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, यह में 37वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ग्राण पिंड किसके भाग है। ग्राण पिंड किसके भाग है, यह हमें पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मध्य मस्तिष्क, बी ऑप्शन दे रखा है पश्चिम मस्तिष्क, सी ऑप्शन दे रखा है प्रमस्तिष्क, और डी ऑप्शन दे रखा है अनुमस्तिष्क। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
घ्राण पिंड किसके भाग है, तो किसके भाग है, तो यहाँ प्रमस्तिष्क के भाग होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि घ्राण पिंड प्रमस्तिष्क का हिस्सा है और गंध संवेदन से संबंधित होता है, इसलिए प्रमस्तिष्क इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें मध्य मस्तिष्क दे रखा है, मध्य मस्तिष्क गलत है, क्योंकि मध्य मस्तिष्क दृष्टि और श्रवण से संबंधित होता है। पश्च मस्तिष्क भी गलत है, क्योंकि पश्च मस्तिष्क संतुलन से संबंधित होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें अनुमस्तिष्क दे रखा है, अनुमस्तिष्क भी गलत है, क्योंकि अनुमस्तिष्क पेशी समन्वय से जुड़े होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा घ्राण पिंड किसके भाग होते हैं, तो यहाँ प्रमस्तिष्क के भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क दृष्टि और श्रवण से संबंधित है, और पश्च मस्तिष्क संतुलन से संबंधित होते हैं, और अनुमस्तिष्क पेशी समन्वय से जुड़े होते हैं। अब आगे देखते, आगे 38वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें 38वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि श्वसन स्वातन के नियमन हेतु श्वासानुचलन केंद्र किस में पाया जाता है। श्वसन स्वातन के नियमन हेतु श्वासानुचलन केंद्र किस में पाए जाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बी ऑप्शन हमें दे रखा है थैलेमस, सी ऑप्शन दे रखा है मेडुला ऑब्लागेंटा, और डी ऑप्शन दे रखा है पोन्स वेरोलाई। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। श्वसन स्वातन के नियमन हेतु श्वासानुचलन केंद्र किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो पोन्स वेरोलाई में पाया जाता है, इसलिए इसका पोन्स वेरोलाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्वासानुचलन केंद्र पोन्स वेरोलाई में पाया जाता है और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, इसलिए पोन्स वेरोलाई इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन मेडुला ऑब्लागेंटा ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि मेडुला ऑब्लागेंटा श्वसन के मूल नियंत्रण से संबंधित होता है, मेडुला ऑब्लागेंटा श्वसन के मूल नियंत्रण से संबंधित होता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें थैलेमस दे रखा है, थैलेमस भी गलत है, क्योंकि थैलेमस संवेदी संकेत से संबंधित होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दे रखा है, यह भी गलत है, क्योंकि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि और श्रवण से संबंधित होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किससे संबंधित होता है, तो दृष्टि और श्रवण से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत है। तो सी ऑप्शन कौन सा है, तो पोन्स वेरोलाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम देखेंगे 39वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए 2 मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमें 39वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मेहुला, ये मेहुला नहीं, ये मेडुला कर लेना, मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में असत्य कथन है। हमें मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है, यहाँ पे ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है, ये तो सही बात बोला गया कि मेडुला ऑब्लागेंटा यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, ये तो सही बात बोला गया। हमें गलत कथन की पहचान करनी है, इसलिए यहाँ पे ये तो सही बात बोली गई है। यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है जो पोन्स और मेरुरज्जु के मध्य होता है, यह भी सही बात है। मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में यह भी सही बात है, क्योंकि यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है जो पोन्स और मेरुरज्जु के मध्य रहता है। इसकी गुहा को मेटासिल कहते हैं, सही बात है। मेडुला ऑब्लागेंटा इसकी गुहा को मेटासिल कहते हैं, ये भी सही बात है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। देखो मेडुला ऑब्लागेंटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ना कि ऐच्छिक क्रियाओं का, इसलिए हमें यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, और हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यदि आपको नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया तो नेगेटिव आंसर टिक करना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया तो पॉजिटिव आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे बोला गया था कि मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में असत्य कथन, गलत कथन की पहचान करनी थी, तो कौन सा गलत कथन है, तो यहाँ ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो ये गलत कथन दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडुला ऑब्लागेंटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया क्या हो सकती है, तो हृदय गति हो सकती है, श्वसन हो सकती है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। तो मेडुला ऑब्लागेंटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ना कि ऐच्छिक क्रियाओं का। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क करता है। और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लागेंटा करता है। और यहाँ पे मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में यहाँ पे ए बी सी 3 ऑप्शन में सही बात बोली गई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेडुला ऑब्लागेंटा है यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है और इसकी गुहा मेटासिल कहलाती है। तो यहाँ पे ए बी सी 3 ऑप्शन में सही बात बोली गई, क्योंकि यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है, यह निचला हिस्सा है और पोन्स और मेरुरज्जु के मध्य रहता है, और इससे इसकी गुहा को मेटासिल कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में सही बात बोली गई है, और डी ऑप्शन में गलत बात बोली गई है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं 39वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर।
यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, नहीं ये 40 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमें 40 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें नेफ्रॉन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें न्यूरॉन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें हेपेटिक लोब्यूलस दे रखा है और डी ऑप्शन कोशिका दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन न्यूरॉन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो संकेतों का संचरण करता है, इसलिए यहाँ पे न्यूरॉन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे नेफ्रॉन 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 तो वृक्क की इकाई होती है, इसलिए यहाँ पे नेफ्रॉन गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें हेपेटिक लोब्यूलस दे रखा है, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ यकृत की इकाई होती है। और यहाँ पे कोशिका, ये तो गलत ही है। नेफ्रॉन वृक्क की इकाई होती है और हेपेटिक लोब्यूलस या यकृत की इकाई होती है, इसलिए ये गलत है। और हमें पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो न्यूरॉन को कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट 41 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमें 41 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला हड्डियों का खोल क्या कहलाता है। मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला हड्डियों का खोल क्या कहलाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें अस्टूनम दे रखा है, बी ऑप्शन हमें फेशियल दे रखा है, सी ऑप्शन हमें क्रेनियम दे रखा है और डी ऑप्शन हमें क्लेविकल दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला हड्डियों का खोल क्या कहलाता है। क्या स्टूनम कहते हैं, फेशियल कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं या फिर क्लेविकल कहते हैं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हम जानते हैं कि मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला हड्डियों का खोल क्रेनियम कहलाता है, इसलिए सी ऑप्शन क्रेनियम इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्रेनियल इसका राइट ऑप्शन है। क्यों राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखो हम मस्तिष्क के बारे में क्या जानते हैं। हम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं कि मस्तिष्क के चारों ओर 8 हड्डियों का खोल क्रेनियम कहलाता है, ये तो हम जानते हैं। ये तो देखो ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि मस्तिष्क के चारों ओर 8 हड्डियों का खोल क्रेनियम कहलाता है जो मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, इसलिए क्रेनियम इसका राइट ऑप्शन है। और स्टूनम कहाँ पाया जाता है, तो देखो स्टूनम किससे संबंधित होता है, तो स्टूनम छाती से संबंधित होता है, इसलिए स्टूनम गलत ऑप्शन हो जाएगा। फेशियल, बी ऑप्शन फेशियल भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फेशियल चेहरे की हड्डियों से संबंधित होता है। और क्लेविकल, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लेविकल कंधे से संबंधित होता है। स्टूनम किससे संबंधित होता है, तो स्टूनम छाती से संबंधित होता है, क्लेविकल कंधे से संबंधित होता है और फेशियल यहाँ चेहरे की हड्डियों से संबंधित होता है। और हमें यहाँ पे पूछा गया कि हड्डियों का खोल क्या कहलाता है, तो चारों मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला हड्डियों का खोल क्रेनियम कहलाता है, इसलिए क्रेनियम सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि छुई मुई की पत्तियां छूने पर मुड़ने लगती है, जहां उदाहरण है। छुई मुई की पत्तियां छूने पर मुड़ने लगती है, जहां उदाहरण है। यहाँ किसका उदाहरण है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पादपों में वृद्धि का, बी ऑप्शन दे रखा है पादपों में गति का, सी ऑप्शन दे रखा है पादपों में उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया का और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। छुई मुई की पत्तियां छूने पर मुड़ने लगती है, जहां उदाहरण किसका है, तो यहाँ पत्तियों में उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि छुई मुई की पत्तियों को छूने पर वह मुड़ जाती है, तो यहाँ मुड़ना उद्दीपन के प्रति एक तीव्र और अनुकूली प्रक्रिया होती है, इसलिए पादपों में उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया का ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 43 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें 43 नंबर का क्वेश्चन को दे रखा है। यहाँ पे ये पादपों की जगह पादपों कर लेना। पादपों में प्ररोह और जड़ों में क्रमशः गतियां पाई जाती है। पादपों में प्ररोह एवं जड़ों में क्रमशः गतियां पाई जाती है। कौन सी गतियां पाई जाती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रकाश अनुवर्तन एवं गुरुत्व अनुवर्तन, बी ऑप्शन दे रखा है गुरुत्व अनुवर्तन एवं प्रकाश अनुवर्तन, सी ऑप्शन दे रखा है रसायन अनुवर्तन एवं गुरुत्व अनुवर्तन और डी ऑप्शन दे रखा है प्रकाश अनुवर्तन एवं रसायन अनुवर्तन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए तो आपको यहाँ पे क्रमशः का ध्यान रखना है। क्रमशः मतलब हमें क्रम से बताना है। सबसे पहले पादपों के प्ररोह का बताना है और इसके बाद जड़ों का बताना है। आप ये नहीं करोगे कि जड़ों का पहले बता दोगे इसके बाद पादपों में प्ररोह का बताओगे, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो पादपों में प्ररोह का आंसर पहले देना है,
और फिर इसके बाद जड़ों का आंसर देना है। तो क्रमशः इसीलिए लिखा जाता है। यदि क्रमशः नहीं लिखा होता तब आप उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते थे, लेकिन क्रमशः लिखा है तब जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जो पहले दे रखा है उसका आंसर पहले होगा और जो बाद में दे रखा है उसका आंसर बाद में होगा। अब हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे पादपों में प्ररोह की बात की जा रही है। तो पादपों में प्ररोह प्ररोह क्या होता है? तो प्ररोह प्रकाश की ओर गति करते हैं। देखो जो प्ररोह होते हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। तो प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। तो ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि प्ररोह प्रकाश की ओर गति करते हैं, प्ररोह क्या करते हैं? तो प्रकाश की ओर गति करते हैं। और प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रकाश अनुवर्तन कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है और यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। बाकी बी ऑप्शन तो गलत कर लो और सी ऑप्शन भी गलत कर लो। अब यहाँ पे जड़ों में दे रखा है तो नीचे की ओर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो तो आप जानते ही होंगे। या आप तो ये तो देखो पादपों में प्ररोह तो नहीं जानते हो तो भी आप तो ये तो जानते हो कि नीचे की ओर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो गुरुत्व अनुवर्तन होगा। क्या होगा? जड़ें हमेशा नीचे की ओर जमीन में जड़ें होती है तो जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है उसे क्या कहते हैं? तो गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। तो गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे गुरुत्व अनुवर्तन कहाँ दे रखा है? यहाँ पे डी ऑप्शन में तो रसायन अनुवर्तन दे रखा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो गया और ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। क्योंकि पादपों में प्ररोह प्रकाश अनुवर्तन और जड़ों में जड़ों में गतियां पाई जाती है। जड़ों में कौन सी गतियां पाई जाती है? तो जड़ों में गुरुत्वानुवर्तन की गति पाई जाती है और पादपों में के प्ररोह में प्रकाश अनुवर्तन की गति पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको तने से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो तना हमेशा किस दिशा में गति करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तना गति करता है। तो ऊपर की ओर गति करता है उसे क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कह सकते हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। पादपों में प्ररोह जहां प्रकाश अनुवर्तन, देखो पादपों में जो प्ररोह होता है वो प्रकाश की ओर गति करता है। तो प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है इसलिए इसे गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे यदि हम देखते तना किस ओर गति करता है? तो जड़ों से विपरीत दिशा में तना हमेशा गति करता है। तो जड़ें तो जमीन में जाती है और तना जमीन से ऊपर निकलता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल लग रहा है या फिर विपरीत दिशा में गति हो रही है तो इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमें 44 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना के उदाहरण है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रकाश अनुवर्तन का, बी ऑप्शन हमें दे रखा है गुरुत्व अनुवर्तन का, सी ऑप्शन दे रखा है रसायन अनुवर्तन का और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो रसायन अनुवर्तन का उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन रसायन अनुवर्तन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि पराग नलिका बीजांड की ओर रसायनों के कारण वृद्धि करती है, जो रसायन अनुवर्तन का उदाहरण होती है, इसलिए रसायन अनुवर्तन इसका राइट ऑप्शन है। रसायन अनुवर्तन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम देखते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सोचने विचारने एवं बुद्धि का केंद्र है। सोचने विचारने एवं बुद्धि का केंद्र कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सेरेब्रम, बी ऑप्शन दे रखा है सेरेबलम, सी ऑप्शन दे रखा है थैलेमस और डी ऑप्शन दे रखा है मेडुला ओब्लांगेटा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सोचने विचारने एवं बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो सोचने विचारने एवं बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है, इसलिए सेरेब्रम ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि सेरेब्रम सोच विचार और बुद्धि का केंद्र होता है, जो कार्टेक्स उच्चतर मानसिक कार्य करता है, जो कार्टेक्स में उच्चतर मानसिक कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे सेरेब्रम इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हमें सेरेबेलम दे रखा था, तो सेरेबेलम इसका गलत ऑप्शन है क्योंकि सेरेबेलम संतुलन से संबंधित होता है। थैलेमस भी गलत ऑप्शन है क्योंकि थैलेमस संवेदी संकेत से संबंधित होता है। और मेडुला ओब्लांगेटा ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक कार्य से संबंधित होता है।
समझ में आ गया। मैंने आपको प्रमस्तिष्क और मतलब सभी प्रकार, चारों प्रकार के मस्तिष्क के बारे में बता दिया। सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबलम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, सबके क्या क्या कार्य होता है। सेरेब्रम सोच विचार से संबंधित होता है और यह बुद्धि का केंद्र होता है, और सेरेबेलम संतुलन से संबंधित होता है, थैलेमस संवेदिक संकेत से संबंधित होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक कार्यों से संबंधित होता है। तो आपको कोई भी पूछे, संतुलन से संबंधित पूछे तो सेरेबेलम इसका राइट आंसर होगा। सोचने विचार से संबंधित प्रश्न पूछे तो सेरेब्रम इसका राइट आंसर होगा। संवेदी संकेत से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो थैलेमस इसका राइट आंसर होगा, और अनैच्छिक कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो मेडुला ऑब्लांगेटा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।